नमस्कार दोस्तों, चयन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संविधान का निर्माण पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे देश में संविधान सभा का गठन का विचार सन 1934 ईस्वी में पहली बार मानवेंद्र नाथ राय ने रखे थे। जो मानवेंद्र नाथ राय हैं वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता एवं प्रजातंत्र के समर्थक थे। 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन को आधिकारिक रूप से मांग किए थे और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से उन्होंने यह घोषणा किया कि जो हमारे देश का जो संविधान सभा होगी वह वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुनी हुई सदस्यों द्वारा होगी। यानी वयस्क मताधिकार के माध्यम से जो चुने हुए जो सदस्य आएंगे उन्हीं से ही हमारे देश का संविधान का निर्माण होगा और इस जो संविधान के निर्माण में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगी। अंततः क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस प्रस्ताव यानी इस घोषणा को स्वीकार कर ली। तो इसे सन 1940 ईस्वी का यानी इसे क्या जानता है, इसे सन 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी के किसने पारित किया था, तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि जो संविधान निर्माण की बात कही गई है यानी संविधान सभा के गठन के लिए, संविधान सभा के निर्माण के गठन के लिए बात कही गई है। इसी को हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं यानी 1940 ईस्वी को। और उसके बाद क्या हुआ, जो उस समय ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स यानी सर कैबिनेट मंत्री हैं, यानी लिख दे रहा हूँ कैबिनेट मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव के साथ इन्होंने भारत में आया कि भारत में चल रहा हूँ और भारत में संविधान निर्माण हो जाएगा और भारतवासी अपना शासन खुद चलाएंगे। इसी प्रस्ताव के साथ इन्होंने भारत में प्रवेश किया। लेकिन क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने इनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद पुनः ब्रिटिश सरकार ने 1946 ईस्वी में यानी 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन भारत भेजा और कैबिनेट मिशन में क्या था, इसके नाम से देखिए क्या पता चल रहा है कि कैबिनेट मंत्री, मतलब जो मिशन भारत में आया था वो ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। उसमें 3 मंत्री थे। तीनों मंत्रियों का नाम देखिए, पहला है सर स्टैफर्ड क्रिप्स, दूसरा सर पैथिक लॉरेंस और तीसरा है एबी अलेक्जेंडर। इन्हीं 3 मंत्रियों के माध्यम से कैबिनेट मिशन भारत आया
और संविधान निर्माण की बात कही। लेकिन क्या था, जो मुस्लिम लीग थी यह सोच रही थी कि भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, मतलब दो अधिराज्यों में बांट दिया जाए। लेकिन जो यह कैबिनेट मिशन आई, जो मुस्लिम लीग के मांग को अस्वीकार कर दी और उन्होंने इस तरह से प्रस्ताव पारित किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सहमत हो गए और संविधान सभा का गठन स्टार्ट हो गया। तो इसी पर आगे चलिए चलते हैं। इतना तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को जो भी वर्ड मैं बोला हूँ समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा वर्ड समझ में नहीं आया। अब आगे देखते हैं संविधान सभा की गठन। संविधान सभा का गठन, देखिए यह नवंबर मतलब 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था और इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, उसी बातों पे हम चर्चा करेंगे। बातें नोट करिए। मतलब पहला है, क्या हुआ था, जो संविधान सभा थी, इसके लिए मतलब जो संविधान सभा होगी इसके लिए 389 सदस्य होंगे। मतलब प्रस्ताव हुआ कि जो संविधान सभा का गठन होगा इसमें 389 सदस्य चुने जाएंगे। और 389 सदस्य में देखिए क्या था, इसमें 296 ब्रिटिश प्रांत के, ब्रिटिश भारत के और उसके बाद 93 देसी रियासत के सदस्य होंगे। यानी 296 ब्रिटिश भारत के और 93 देसी रियासत के। मतलब ब्रिटिश भारत का यह था कि भारत के जिस क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन था, यानी गवर्नर जनरलों का शासन था, उसको हम ब्रिटिश भारत कहते हैं। और भारत के जिस राज्य में मतलब भारतवासियों का शासन था, राजा महाराजाओं को शासन था, उसको हम देसी रियासत कहते हैं। इस तरह से सीटों का विभाजन कर दिया गया। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट कि जो हमारा समुदाय था, यानी जो हमारा समाज था, इसको 3 भागों में बांट दिया गया था। पहला यह था मुस्लिम, दूसरा सिख, तीसरा सामान्य। देखिए सामान्य में मुस्लिम और सिख को छोड़कर जितने भी समुदाय के लोग आते थे वह सामान्य में आ जाते थे। जैसे क्या हुआ, हिंदू खुद आ गए, उसके बाद बौद्ध, जैन, आंग्ल, ऐसे जितने भी बचते मतलब इन दोनों के सिवा वो सामान्य में आ गए। इस तरह से चुनाव प्रक्रिया की जानी थी। और उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, जो सदस्य थे, यह मतलब सदस्यों के चुनाव का जो प्रतिनिधि था, यह कहा गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्यों का चुनाव होगा। और उसके बाद जो देसी, और अगला पॉइंट नोट करिए, जो चुनाव प्रक्रिया है एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। मतलब जो संविधान सभा के जो सदस्य थे इस माध्यम से किया जाएगा। एकल संक्रमणीय मत जो है इसको मैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। एकल संक्रमणीय मत के समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यह क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे किसी भी चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, मान लीजिए X, Y और Z, तो इसमें जनता अपनी जब मत देगी, जैसे कोई भी आ गया, मान लीजिए एक लड़का है वो अपना मत देने जाता है, तो यह तीनों को मत देगा। जैसे मान लीजिए पहले इसको A, B, C, मतलब यह तीनों को मत देगा और इसको जैसा है, जैसे A है, B है, C है, इसको जो जैसा दिया रहेगा उसको वरीयता दे दी जाएगी। तो इस तरह से जितने भी सदस्य इस तरह से चुनाव को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इसको एकल संक्रमणीय, यही है। मैं इसका राष्ट्रपति के चुनाव में ढंग से बताऊंगा इसका
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को। इस माध्यम से चुनाव होते थे, चुनाव होते नहीं थे। और उसके बाद देखिए जो और सदस्य बचते हैं व्यवस्थापिका के द्वारा, यानी व्यवस्थापिका उस समय थी प्रांतीय व्यवस्थापिका, उसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था। अप्रत्यक्ष उसमें वो भी विशेष मताधिकार था, जैसे शिक्षा से संबंधित, कर से संबंधित जो ऐसे योग्य व्यक्ति थे वो भी व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाना था। इस तरह से सारे प्रोसेस चल रहे थे। उसके बाद अगस्त से नवंबर के बीच 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 मत मिले, मतलब 208 सीटें मिली। और उसके बाद मुस्लिम लीग को 93 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। और उसके बाद जो 93 सीटें थी यानी देसी रियासतों को वह भर इसलिए नहीं पाई क्योंकि जो देसी रियासत के राजा महाराजा होते थे वो अपने आप को संविधान से अलग रखना चाहते थे, इसलिए यह सीटें भर नहीं पाई। और उसके बाद संविधान निर्माण की जो कार्यप्रणाली थी वह स्टार्ट हो गई। और क्या हुआ था, संविधान सभा की कार्यप्रणाली देख लीजिए। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली, देखिए संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली था 9 दिसंबर 1946, सुनते जाइए, लिख दे रहा हूँ, 9 दिसंबर यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी कार्यप्रणाली स्टार्ट हो गई 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय के भवन में शुरू हो गई। और उसके भारत में भी, और उसके बाद भारत में फ्रांस जैसे जो वरिष्ठ व्यक्ति थे, कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया। और उसके बाद H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। H.C. मुखर्जी, इनका नाम देखिए हरिरेंद्र कुमार मुखर्जी, इसको कुमार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, यानी हरिरेंद्र, नाम नोट कर, हरिरेंद्र कुमार मुखर्जी, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को बनाया गया। B.N. राव एक UPSC अधिकारी थे। इनका नाम पूरा है बेनगल नाथ राय। ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उसके बाद मैं अगला पार्ट में लेकर आऊँगा उद्देश्य प्रस्ताव।